आज के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और प्रश्न संख्या रहेगी 50। तो वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट बनने वाली है, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और कमेंट में आप भी अपने आंसर जान सकते हैं, डाल सकते हैं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए और कितने प्रश्न आपने नए सीखे। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें सामान्य हिंदी होती है, कॉमन क्वेश्चन जरूर आते हैं, उसी से संबंधित ये वीडियो रहेगी। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें आप अपना आंसर लिख चुके हैं तो मिला सकते हैं। स एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये एक ऊष्म व्यंजन है। बाकी तीनों के तीनों अक्षय, त्रय, ज्ञ ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो जो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के वर्णों के मेल से बने होते हैं। जैसे कि अक्षय की बात करें तो ये मिलकर बना है क प्लस और स। इसी प्रकार त्रय की बात करें, त्रय मिलकर बना है तय प्लस रह से। और ज्ञ की बात करें, ज्ञ मिलकर बना है ज प्लस य के मेल से बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो शब्दों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें शब्दों को वर्गों में बांटा जाता है। इस तरह से एक वर्ग होता है उत्पत्ति या उद्गम स्थल के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उसमें भी हम 5 आधारों पर बांटते हैं। उनमें होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और आगत। तो उसी श्रेणी में से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं और हम हिंदी में उसी रूप में उनको प्रयोग में ले लेते हैं। तो संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हैं उसी रूप में जो लिखे जाते हैं वो सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो आपने अपना आंसर लिख चुके होंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अग्नि एक तत्सम शब्द है। संबंध कारक का चिन्ह क्या है। जैसा कि हमें पता है कि कारकों की संख्या हिंदी में 8 होती है और उसमें से संबंध कारक भी होता है और सभी कारकों का अपना प्रसर्ग या चिन्ह होता है। तो इसमें पूछा गया है संबंध कारक का चिन्ह क्या है। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या है, इसमें रा, रे, री और का, के, की ये भी होता है। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। अंग्रेजी शब्द जो ड्राफ्टिंग है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव, प्रारूपण। आप अपने आंसर जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करिए और मिलाइए। तो जी उसको हम कहेंगे ऑप्शन डी, प्रारूपण। इनमें से कौन एक विलोम युग्म सही नहीं है। गुण दोष, पाप पुण्य, न्यून अधिक, वृद्ध विशाल। इसमें आपका उत्तर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन क्या है, दोनों ही गलत हैं। ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द दिए गए हैं, विलोम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें बताना है कि तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है तालु को स्पर्श कर लेती है तो वो व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। च, छ, ज, झ ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न मुहावरे से संबंधित है। अंगुली पर नाचना। अंगुली पर नाचना की बजाय नचाना आना चाहिए। अंगुली पर नचाना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। तो अंगुली पर नचाना, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, किसी की इच्छा अनुसार चलना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों तले अंगुली दबाना। ये भी एक मुहावरा है। ऑप्शन है, मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। दांतों तले अंगुली दबाना, तो जी इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, आश्चर्य करना। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द क्या होता है। हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। जब किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है
रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली हम कह सकते हैं। 25 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर जुबली होता है। 50 वर्ष पूरा होने पर क्या होता है, स्वर्ण जयंती यानी कि गोल्डन जुबली। और 50 वर्ष से ऊपर जो हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है उपसर्ग रहित शब्द बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। संगम, क्रोध, विमोचन, प्रत्यर्पण। तो संगम में सम उपसर्ग है, क्रोध देखिए आगे कर लेते हैं, विमोचन में वी है, प्रत्यर्पण में प्रति है। क्रोध में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आपका यही जवाब आया है तो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और इसे लाइक भी कर दें। यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तालव्य हैं, ऊष्म हैं, अंतस्थ या ओष्ठ है। यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन होते हैं। तो ये व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या होगा, यानी वाक्य को बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पानी का एक गिलास लाओ। नेक्स्ट है इसमें राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और उनको किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है। योजक शब्द जैसे कि बीच में दो वाक्यों के बीच में तथा, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए, हालांकि ये शब्द देखे गए हैं, इनको योजक शब्द कहते हैं। तो चलिए करते हैं। राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये नहीं है। राम घर गया और उसने माँ को देखा, हमारा उत्तर हमें यहीं पर ही मिल गया है। दो सामान्य यानी सरल वाक्य हैं और ये योजक द्वारा जोड़ दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 14, 21, 24, 34। रोला एक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। राम रमापति कर धनु लेहु, यह कौन सा अलंकार है। वक्रोक्ति है, अनुप्रास, यमक या श्लेष। राम रमापति कर धनु लेहु। तो जी इसका सही जवाब है, यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। र व्यंजन वर्ण की आवर्ती के कारण। अनुप्रास अलंकार में यह होता है कि एक ही व्यंजन वर्ण की आवर्ती नजर आती है तो वहाँ पर अनुप्रास की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न आ गया, यानी कि वर्णों की शुद्धि करनी है, वर्तनी बतानी है। ज्योत्सना का सही शुद्ध रूप क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योत्सना। सिलेक्टेड प्रश्न है इसमें, तो वीडियो बहुत ही काम की है, इसको ज़रूर देखिएगा। ज्योत्सना, इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी। तो बिल्कुल ही अच्छी तैयारी पर आप पहुंच चुके हैं, इसी प्रकार तैयारी करते रहें। दूसरा है 17 में कवयित्री। इसका ऑप्शन ए जवाब आपका आया है तो बिल्कुल ही ब्रिलियंट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है उज्ज्वल। तो इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए, मैं आशा करती हूँ ऑप्शन डी। उज्ज्वल में दोनों के दोनों जो क्या होते हैं, आधे होते हैं। और 19 वाला जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि 6 को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, यानी 6 को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें कईयों का आंसर बी आने की बी पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है। ऑप्शन क्या है, 6 है, यानी कि है कि साउंड इसमें क्या देता है, विसर्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है 20 वाला, जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ तो होता है जीने की प्रबल इच्छा, उसको हम जिजीविषा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है तो इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही जवाब है जिजीविषा। नेक्स्ट इसमें हमारा है विलोम शब्द आ गए हैं। अनादर का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसमें बिल्कुल ही इजी है, आप कर चुके होंगे। अनादर का क्या होता है, आदर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अभिज्ञ, वेरी इंपॉर्टेंट है अभिज्ञ, इसके अर्थ में ही हम समझने में गलती कर देते हैं। अभिज्ञ का विलोम होगा अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनपूर्ण, अनिपुण, मूर्ख।
तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। अभिज्ञ का मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, जानकार को अभिज्ञ कहते हैं। और अनभिज्ञ किसको कहते हैं? जिसको बिल्कुल भी जानकारी उसके बारे में पता नहीं होता, उसको अनभिज्ञ कहते हैं। तो अभिज्ञ का विलोम हो गया अनभिज्ञ। अगला है अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। तो अथ का विलोम शब्द होता है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है इति। अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना, इति का मतलब होता है समापन करना। करुणा का विलोम शब्द होता है कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल। करुणा का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निष्ठुर। ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? सीधा, सरल, तिर्यक, वक्र। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें जी आप सभी का आंसर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, वक्र। ऋजु बिल्कुल सरल या सीधे को कहते हैं, और तिरछा टेढ़ा मेढ़ा होता है वक्र। 26 से 30 नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक की 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थक है, यानी 3 मेल खाते हैं और एक अलग है। उस शब्द का चुनाव करना है। उत्सव, उत्साह है, पर्व, समारोह है। उत्सव, उत्साह है, पर्व, समारोह है। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ये उत्साह है अलग है। दिवस, वासर, दिन, परसुन। इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन डी, क्योंकि परसुन तो फूल का पर्यायवाची होता है, बाकी तीनों दिन हैं, दिन के पर्यायवाची हैं। कनक, स्वर्ण, हीरक, हेम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हीरक हीरे को कहते हैं, बाकी हेम का मतलब भी क्या होता है? सोना होता है। कनक और स्वर्ण का मतलब भी क्या होता है? सोना। अश्व, है, तुरंग, कुंजर। 29 का सही आंसर आया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। कुंजर हाथी को कहते हैं, और तीनों अश्व, है और तुरंग ये किसके पर्यायवाची हैं? घोड़े के हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, कुंजर। बादल, पयोधर, वारिज, वारिद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वारिज। वारी में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, ये कमल का पर्यायवाची है। और बाकी के तीनों बादल, पयोधर, वारिद ये बादल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही चुनाव करना है। संधि से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो इसको जानने के लिए हमें इस शब्द का क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो संधि विच्छेद किया तो सत प्लस मार। व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ हो रहा है, तो ये कौन सी संधि आ गई? ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी हम विच्छेद कर लेते हैं ताकि आंसर हमें स्पष्ट नजर आ जाए। ज्ञान प्लस उदय, यानी ए के बाद ओ हो गया है, तो ये क्या है? एक स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी कौन सी है? गुण स्वर संधि। निराधार में कौन सी संधि है? निराधार में कौन सी संधि है? तो इसका भी चलिए विच्छेद कर लेते हैं। इसका विच्छेद किया, निह प्लस आधार, तो ये क्या है? एक विसर्ग संधि है, निह प्लस आधार। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। अतः प्लस एव, इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। नरेंद्र, इसमें स्वर संधि है। सज्जन, इसमें व्यंजन संधि है। सदैव, इसमें भी स्वर संधि है। 35 में है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, निराधार, सत्कार, हिमालय। सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि, ये एक स्वर संधि है। निराधार, निह प्लस आधार, ये क्या है? विसर्ग संधि है। सत्कार, सत प्लस कार, ये व्यंजन संधि है। तो इसमें हमारा जवाब क्या है? ऑप्शन सी, सत्कार में व्यंजन संधि है। 36 से 40 नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त शब्द समास का चयन करना है। समास से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, या द्विगु है?
तो इसका चलिए, जैसे संधि का हमने विच्छेद करके जाना है और समास का उसी तरह से हम विग्रह करके जानेंगे। तो समास का विग्रह हमने किया है, पीत हैं अंबर जिसके, यानी कि कपड़े जिसके कौन है, विष्णु। तो जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता न होकर के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की संकेत करते हैं, तीसरे की ओर या उसकी विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पर होता है बहुरी। जैसा कि पीत हैं अंबर जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर यानी कि विष्णु जी की ओर संकेत कर रहे हैं, तो अन्य जहाँ पर अन्य की विशेषता होती है वहाँ पर बहुरी समास होता है। चरण कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, क्रमधार्य है, बहुव्रीहि है या अविभव? इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, क्रमधार्य है, क्योंकि इसमें जो चरण कमल यानी कि चरण क्या है, उपमेय की उपमान के साथ तुलना की गई है, यानी उपमेय पहला पद उपमेय है, दूसरा उपमान है, तो उपमेय और उपमान का संबंध होता है क्रमधार्य समास में, कमल रूपी चरण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 38 का है, घुड़सवार में कौन सा समास है? द्विगु है, क्रमधार्य है, तत्पुरुष है या अविभव? इसका आप कर लेते हैं इसका विग्रह। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो गया है, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन हैं द्विगु है, अविभाव है, तत्पुरुष है या बहुरी है। जो ये शब्द दिया गया है चौराहा, इसमें जो पूर्व पद है चौ यानी कि 4 राहों का समूह है, तो जहाँ पर भी पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। गर्व शून्य, गर्व शून्य में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। गर्व से शून्य यानी कि इसमें क्या है? कर्ण तत्पुरुष समास है। सही विकल्प का चयन करना है। अब आ गए हैं प्रश्न वाक्यांश से संबंधित। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको कहेंगे बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल, वाक्पटु। जो व्यर्थ की बातें करता हो तो उसको हम कहते हैं वाचाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र, दर्शन प्रिय। जो देखने में प्रिय लगता हो, इसमें आप अपना आंसर लिख चुके हैं तो मिला सकते हैं। उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। एहसान न मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती, परोपजीवी। तो जो हम उपकार करते हैं उसको जो नहीं मानता है उसको कहते हैं हम ऑप्शन बी, कृतघ्न। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अजेय, अज्ञेय, दुर्जय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन डी, दुर्जय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था कहलाती है नवयुवा, नवोढ़ा, वयसंधि, वयस्कता। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसको क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसको वयसंधि कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करनी है। तन को कपड़ा न, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही होगा? तन को कपड़ा न, खाने, पेट, भूख, मन को रोटी। तो इसमें आप अपना आंसर लिख चुके हैं तो मिला सकते हैं। तन को कपड़ा न, खाने को रोटी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चमड़ी जाए पर न जाए, इज्जत, पैसा, पगड़ी, दमड़ी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे, क्या थे? विग्रह, अनुग्रह, अपरिग्रह। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे, इसमें से 4 में से क्या इसमें आना चाहिए? तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे। इनमें से पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? बचपन, वायु, समुद्र, कंघी। बचपन, वायु, समुद्र, कंघी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु एक स्त्रीलिंग है।
चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है। परीक्षण, परिगणन, परिसीमन, परिमापन। तो इसका आंसर कमेंट में डालकर आपको बताना चाहिए, ये आपके लिए छोड़ दिया गया है। और ये देखने के लिए कि आप कितना ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं या वैसे ही आप इसकी फॉर्मेलिटी में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं: परीक्षण, परिगणन, परिसीमन, परिमापन। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में डालकर ज़रूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और उसका लाभ आप उठा पाएँ। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।